हरियाणा में 25 मई को मतदान होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में सियासी दंगल जारी है। राजनीतिक पार्टियों में दल बदल का दौर भी जारी है और इसी दंगल के बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरी है और बीजेपी प्रत्याशी मोहन लाल बडोली के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर वोट की अपील की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सीएम सैनी की विजय संकल्प रैली। सीएम सैनी ने किया धुआंधार प्रचार। मोहनलाल बडोली के लिए किया प्रचार। पीएम मोदी के विकास कार्यों की सराहना की। सीएम सैनी ने घमंडिया गठबंधन पर कसा तंज। विकास के लिए नहीं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की लड़ रही लड़ाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस का विश्वास विकास में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में है। आज भी कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के साथ मिलकर विकास के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो अपने परिवार और भ्रष्टाचारियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बड़ौदा विधानसभा के गांव बड़ी ब्राह्मणाण में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सोनीपत सीट से मोहनलाल बडोली को रिकॉर्ड मतों से जितवाकर लोकसभा में भेजने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसके कॉमेडियन गठबंधन के लोगों का गणित भी पूरी तरह से फेल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता गरीबों को 1-1 लाख रुपए उनके खाते में देने की बात करते हैं। देश में गरीबों की जनसंख्या 48 करोड़ है। देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपए है, तो वहीं 48 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा? और भाई आज मैं देखता हूं, आज 2024, आज कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने का दम भर रही है। भाइयों, कैसे 272 सीटों पे सरकार बना सकती है? 272 सीटें तो चाहिए जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तब जा करके वो सरकार बनती है। परंतु चुनावी 272 पर लड़ रहे हैं तो कैसे भाइयों वो सरकार कदम भर रहे हैं? वो इधर उधर देख रहे हैं, घमंडिया गठबंधन की तरफ देख रहे हैं और सभी लोग अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग भाइयों बजा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। एक मेरे ध्यान में कहावत आती है जो घमंडिया गठबंधन की है। वो घमंडिया गठबंधन की कहावत इस प्रकार की है। कुछ लोग नाव के ऊपर बैठ करके जा रहे थे, एक व्यक्ति उनके बीच से उठा और उठ करके अलग बैठ गया और अलग बैठ करके नाव में छेद करना शुरू कर दिया। और जब दूसरे लोगों ने उसको देखा कि ये नाव में छेद कर रहा है, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये नाव डूब जाएगी, इसमें पानी भर जाएगा। और वो कहने लगा ये तो मेरी जगह है, आपने क्या लेना, मैं छेद करूं कुछ भी करूं, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो सिर्फ मतलब है कि भ्रष्टाचारियों को कैसे बचाया जाए, इस परिवार को कैसे बचाया जाए। भाइयों, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी देश से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहाँ कहावत है, कई बार बुजुर्ग बोलते हैं ना, कहा उस सुनने का क्या फायदा जो सुनना कान को फाड़ दे। ये बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्गों की कहावत है। भाइयों, रामविलास जी कह रहे थे, हमारे ब्रह्मचारी जी हमारे भी मित्र हैं, परंतु ऐसी पार्टी के अंदर चिपट गए जिसने देश को लूटने का काम कर रही है, जो देश के अंदर दंगे कराने का काम करती है, उसका इतिहास हमारे सामने है। हम देखते हैं एक वोट के लिए भाइयों उनके पास कोई नीति या कोई विजन नहीं है। इस देश के लिए अगर कोई नीति विजन है कि लोगों को लड़ाओ और लड़ा करके भय पैदा करो, भय पैदा करके वोट बटोरने का काम करो, ये कांग्रेस की नीति है और इसको हम लंबे समय से देख रहे हैं। भाइयों, चाहे 84 के दंगे की बात है, 84 के अंदर किस प्रकार के दंगे हुए मुझे ध्यान में है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज इस दुनिया में नहीं है। अरे उस समय के अंदर
ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जब 84 के दंगों में सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, अटल जी एक कमरे के अंदर थे, उनके पास देखा नहीं गया। अटल जी लाठी लेकर के बाहर निकले कि कौन है जो इनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, पहले मेरे ऊपर हाथ उठाए, फिर मैं इनके ऊपर कोई अगर हिम्मत रखेगा, जब मैं मेरी लाश से गुजरेगा तो मैं फिर इनके आगे जाने दूंगा। भाई ऐसा व्यक्ति तब था, ऐसा नेता था जिनके अंदर पीड़ाएं थी, परंतु ये लोग देश को तोड़ने के लिए कैसे कैसे लोगों के बीच में जाकर के समर्थन करते हैं। भाइयों, हमने वो समय देखा है, ये धारा 370 कितने लंबे समय से जिसकी रामविलास जी ने बात की है। अरे उन कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या अत्याचार कांग्रेस ने किए। अरे वो व्यक्ति, वो यासीन मलिक जिसने कश्मीर की घाटी में तबाही को मचाया, और भाइयों वो व्यक्ति दिल्ली के अंदर पोस्टर लगाता है और वो बोलता है कि कांग्रेस को वोट दें। इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण, कांग्रेस के लिए कोई बात नहीं हो सकती। भाइयों, जिन्होंने वहां कश्मीर की घाटी को खाली करने का काम किया है, और वो व्यक्ति, वो ऐसा जो अलगाववाद की नीति को अपनाता था, जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर चलता था, पाकिस्तान के इशारे के ऊपर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता था, और ये पोस्टर लगा करके बोलता है कि कांग्रेस को वोट दे। अरे किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, देश की क्या दुर्दशा करना चाहते हैं। भाइयों, इस बात को हमने समझना है कि आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वोट पाने के लिए लोगों को बरगलाने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न विजन है, न ही पॉलिसी, न ही नेता है। कांग्रेस के युवराज ने राजस्थान में किसानों को कर्ज माफी का नारा देकर उनसे वोट लेने का काम तो कर लिया, लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 4000 किसानों ने आत्महत्या कर ली और 16,500 किसानों की जमीन कुर्क हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब कह रही है कि वो सत्ता में आने के बाद 1 मिनट में गरीबी खत्म कर देंगे, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए कि ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग उनके पास है जिसे रगड़ेंगे और गरीबी खत्म हो जाएगी। सीएम ने कांग्रेस को याद कराया कि 1970 से वो गरीबी हटाने के नाम पर वोट लेते रहे हैं, और उनके पिता राजीव गांधी ने कहा था कि वो केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। ये 85 पैसे रास्ते में किन लोगों की जेब में जाता था, इस बात का खुलासा भी कांग्रेस को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी हटाने की लड़ाई लड़ी है, जिसका परिणाम यह है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। ये लोग अफवाह फैलाते हैं, ये कांग्रेस के लोग आजकल तरह तरह के सोच से छोड़ते हैं। अरे अभी एक झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने, और कहने लगा कि मैं 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे भले आदमी थे, कैलकुलेशन तो ठीक कर लेना, 1 लाख कैसे पहुंचा देगा। पता नहीं वोट लेने का किस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। और उसने बोल दिया, कहा 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे 48 लाख लोग हैं, 50 लाख करोड़ का बजट है और 46 करोड़ रुपए का बजट है, उसके लिए 50 लाख करोड़ रुपया बनता है। अरे कहां से देगा ये कहां से देगा? इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, झूठ बोलते हैं। अभी मैं राजस्थान के अंदर था, चुनावों के अंदर, आप सब लोग भी शायद वहां कहीं ना कहीं आपके पास बात आई होगी। जब मैं राजस्थान के चुनाव के अंदर गया तो वहां के लोग मुझे कहने लगे कि चुनाव चल रहा था, ये पिछले चुनाव की बात है, कि इन समय के ऊपर राहुल गांधी मंच के ऊपर आया और मंच के ऊपर आकर के कहने लगा कि आप मुझे वोट दें। और मैं किसानों का सारा कर्जा कहा, गिनती गिनी, 1 2 3 4 10 तक कहा, 10वें दिन का लाल पेन से लकीर मार दूंगा, सबका कर्जा माफ कर दूंगा। झूठ बोल दिया, बोलने में कोई जोर लग रहा था, कह दिया। परंतु उसका दुष्परिणाम क्या निकला? उसका दुष्परिणाम निकला 4000 राजस्थान के किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसी का कर्जा 1 भी भाइयों रुपया माफ नहीं हुआ।
4,00,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 16,500 किसानों की भूमि कुड़क कर दी गई। ये आपके पड़ोस की बात है, राजस्थान की। ये झूठ बोला है। और अब जब ये चुनाव चलता है, इनके पास विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है। अरे भाई ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। कहा अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश के संविधान को समाप्त कर देंगे। अरे भाइयों, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को 10 वर्ष हो गए हैं। ये देश ये संविधान के अनुरूप चल रहा है। अरे उनको पूछिए जो बात ये बोल रहे हैं, ये जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो इन 10 वर्षों में, अरे कांग्रेस ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया और उस संविधान निर्माता को जो उसके 5 स्थल थे उनको पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके उसको सम्मान देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना चाहिए कि किस प्रकार की अफवाहें, किस प्रकार का झूठ बोलते हैं। और भाइयों, अब फिर एक और झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने। हमें चौकस रहना चाहिए भाइयों। झूठ बोल करके वोट तो ले जाते हैं, हर वोट लेकर के फिर गैस का सिलेंडर भी 3 दिन के अंदर देते हैं। ये हालात है, इससे भूले तो नहीं है आप लोग। आपको जानकारी है ना, गर्मी के अंदर भी और बरसात के अंदर भी, सर्दी में भी 3 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था। और अब झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने, कहने लगा कि मुझे वोट दो, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई इसके पास कौन सा दिन का चिराग है कि रगड़ देगा, रगड़ करके कह देगा भी गरीबी खत्म होगी। ये पता नहीं कैसी बातें कर रहा है, अपने परिवार की तरफ झांक नहीं रहा। अरे इसकी दादी ने 1970 के दशक में कहा, उसने बोला गरीबी हटाओ का नारा दिया। 55 साल 60 साल उस अवैस के अंदर लोग देश के आकर के कि गरीबी हटेगी वोट देते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। और अपने पिता की तरफ नहीं देखता। इसके पिता ने दिल्ली में बैठ करके कहा राहुल गांधी के कि मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और अली ब्राह्मणान में 15 पैसे पहुंचते हैं। वो 85 पैसे कहाँ चले जाते थे, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन से वेलफेयर पे खर्च होने थे, किन की सुविधाओं के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, उसकी चिंता नहीं की। और बोलता है कि 1 मिनट में मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके भाइयों उसको इलाज कराने के लिए फ्री में, भाइयों उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये लोग बोलते हैं गरीबी हटाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या 3 करोड़ करने का संकल्प लिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के किसानों की जितनी मदद बीजेपी ने की है उतनी मदद के बारे में कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती। बीजेपी की हरियाणा सरकार ने पिछले 9.5 साल में किसानों को 12,500 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में केवल 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 10 साल में भारत इतना बदला है कि पहले दुनिया बोलती थी और भारत सुनता था, और आज स्थिति यह है कि भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत का नाम विश्व में चमकाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत जल्दी एक बार फिर से विश्व गुरु का अपना दर्जा हासिल करेगा। कि मैं तो 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं और अली ब्राह्मणान में 15 पैसे पहुंचते हैं। वो 85 पैसे कहाँ चले जाते थे, किसकी जेब में चले जाते थे, कौन से वेलफेयर पे खर्च होने थे, किन की सुविधाओं के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, उसकी चिंता नहीं की। और बोलता है कि 1 मिनट में मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा।
अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके भाइयों उसको इलाज कराने के लिए फ्री में, भाइयों उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये लोग बोलते हैं गरीबी हटाएंगे। मैं तो यहाँ के लोगों की भी, जो यहाँ के नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी बताना चाहता हूँ, लंबे समय तक वो इस प्रदेश के अंदर सत्ता के अंदर रहे हैं। भाइयों हमारी माताएं इतनी भारी संख्या के अंदर बैठी हैं, मेरे तो ध्यान में है 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी। इनको तकलीफ का मालूम था कि वो पानी घर में कैसे आता है, परंतु उसकी चिंता नहीं हुई। अगर चिंता किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। हर घर के अंदर नल और उसमें स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। यह गरीबी के प्रति लड़ाई है। अरे 4 करोड़ माताओं को, बहनों को मकान बना करके इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई है। और भाइयों 50 करोड़ लोग ऐसे थे, ये कांग्रेस के लोगों ने उपहास उड़ाया कि जिनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था। आप सबको मालूम है कि अगर गरीब व्यक्ति किसी को बैंक में जाना पड़ जाता था, भाइयों उसको समस्या होती थी बैंक में खाता खुलवाने के लिए, खाता नहीं खुलता था, अपमान सहन करना पड़ता था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसी गरीब को चिंता नहीं है, जीरो बैलेंस के ऊपर जाकर के खाता खुलवा सकता है। 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोलने का काम, सम्मान देने का काम इन 10 वर्षों में गरीब व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस बात को हमने समझना चाहिए। ये सरकार गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ रही है। और मुझे खुशी है बताते हुए, मोदी जी ने बहनों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी जो बहनें हैं उनको मजबूत करने का काम किया और उन तक पैसा पहुंचाने का काम करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आगे भी टारगेट लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। जब गरीबी के प्रति इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ी तो इसका परिणाम ये निकला कि देश की 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 वर्षों के अंदर किया। भाइयों हम देखते थे यही यहाँ के जो नेता थे 2 रुपए का चेक मुआवजे के नाम के ऊपर किसानों को, 5 रुपए का चेक उपहास करते थे किसान के साथ। मुझे ध्यान में है, अरे 10 वर्ष का हमने इनका रिकॉर्ड खंगाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, इनका रिकॉर्ड खंगाला। हमारे जेपी दलाल जी बीच में बैठे हैं, कृषि मंत्री है, इनका रिकॉर्ड खंगाला। इन्होंने मात्र अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के मुआवजे का देने का काम किया। परंतु हमारी सरकार ने इन 9.5 वर्षों के अंदर ये हमारी डबल इंजन की सरकार भाइयों किसान को 12,500 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। किसान को मजबूत किया, किसान को सशक्त किया। अरे इस बात को भी हमने समझना चाहिए। इनके समय के अंदर एक समय था, ये 2009-10 से पहले की बात है, किसान को यूरिया का एक थैला 267 का मिलता था, डीएपी का 467 का मिलता था। परंतु कांग्रेस के समय के अंदर उसके रेट बढ़े, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर रेट बढ़ गए। ये 2013-14 की बात है, 12-13 की बात है। और किसानों को वो यूरिया का थैला तो 700 रुपए का, 800 रुपए का मिलना शुरू हो गया और डीएपी का खाद का और थैला 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया। अगर ये किसान ही तैसी होते तो उसके ऊपर अंकुश लगाते, किसान के ऊपर दबाव नहीं पड़ना चाहिए था। परंतु आज भी 2022 के अंदर उस यूरिया और डीएपी के भाव फिर दोबारा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो डबल हो गए हैं और डीएपी का अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2400-3000 रुपए का थैला मिलता है। परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक किसान है तेजी बेटा आप लोगों का बैठा है और उसने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई कि मेरे किसान के ऊपर कोई वजन नहीं जाएगा, ये सारा का सारा पैसा मेरी सरकार देगी। और भाइयों आपको उसी भाव के अंदर चाहे यूरिया है,
चाहे डीएपी खाद है, उसी रेट के अंदर उपलब्ध हो रहा है। भाइयों, उसके रेट बढ़ने नहीं दिए। और ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इस बात को हमने समझना है। मैं आप लोगों से आज ही आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप भाइयों किसी की बात में ना आइए, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है वो ठीक नहीं है, कांग्रेस की नीयत भी ठीक नहीं है। इनके नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं है कि कौन नेतृत्व कर रहा है। कभी कोई बोलता है, कभी कोई बोलता है, नेतृत्व का आज तक पता नहीं है। और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सही है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी सही है, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सही है। भाइयों, देश आज भी सबके अंदर चमक रहा है। मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। 2014 से पहले हम देखते थे, दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये तब्दीली अगर आई है, इन 10 वर्षों के अंदर आई है। भाइयों, ऐसे व्यक्ति को मजबूत करना, ऐसे व्यक्ति को मजबूत रखना, ये बड़ौदा की सरदारी की जिम्मेवारी है। आज पूरा देश बोल रहा है, एक ही बात बोल रहा है देश, कि 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। और भाइयों, उस 400 के अंदर मेरी सोनीपत की लोकसभा सीट, ये कमल का फूल, ये 5 लाख के मार्जिन से भाइयों आप लोगों ने संकल्प लिया है, जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। ठीक है, कह दो ना प्रधानमंत्री जी को, कह दो। अगर 5 लाख का संकल्प लिया है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। माताएं बैठी हैं, माताएं कह दो प्रधानमंत्री जी को, हाथ खड़ा करके बताइए, बोल दो। कुछ हमारी माताएं पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रही, पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रही, सभी हाथ खड़ा करके एक संकल्प ले, एक एक वोट डलवाएंगे भी, रिश्तेदारों को भी कहेंगे, मित्र प्यारों को भी फोन पर कहेंगे। अगर मेरी जाने की जरूरत पड़ी तो हम जा करके भी बोलेंगे कि एक एक वोट कमल का बटन दबे और नरेंद्र मोदी जी को ये भारत, ये हमें सशक्त भारत जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 में ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमने ये काम करना है। आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, ये सुरक्षित भारत मिले, मजबूत भारत मिले, इसके लिए हमने काम करना है। और आज गरीब की भी चिंता हो रही है, आज गरीब की सशक्तिकरण की भी बात हो रही है। और भाइयों, अभी हमारे मोहनलाल जी बात कह रहे हैं कानून व्यवस्था की। मैंने अधिकारियों को बुला करके बोल दिया है, मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी इस प्रकार के गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी कड़ी से कड़ी कानून के दायरे के अंदर आकर के आप सजा दे सके, उसको बख्शने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कही है कि 4 तारीख तक तो मैं ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, परंतु 4 तारीख के बाद भाइयों स्थिति ऐसी कर देंगे कि वो याद रखेंगे कि हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ नहीं पढ़ा था। मेरा तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो यहाँ पर का हूँ और आज यहाँ से ये नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ, अमित शाह जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ, जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से खड़ा हुआ हूँ। और ये कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं बख्शने वाला नहीं हूँ किसी को, कभी बाद में कहे मेरे को। भाइयों, मजबूती से आप लोग लगिए, कमल का फूल खिलाइए। अधिकारियों को भी हमने कहा है कि हमारे किसी व्यक्ति को दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े, उसका अगर जायज काम है वो काम करना आपकी ड्यूटी है। अगर वो चक्कर काटेगा और मेरे पास आ गया तो चक्कर उसके कट जाएंगे, अधिकारी के, इनके नहीं कटेंगे। ये स्पष्ट रूप से हमने कहा है। तो भाइयों, एक एक वोट आप कमल के फूल को दीजिए। आपका भाई, आपका बेटा चंडीगढ़ के अंदर है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है।
किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप जब मर्जी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये मालूम भी है आप इतनी भारी संख्या के अंदर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बडोली ने कहा कि उन्होंने पहले भी विकास के कार्यों में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के जितने भी विकास के काम होंगे वो सभी काम करवाएंगे। मोहनलाल बडोली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई गाथा लिखने का काम किया है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाकर विकास को और गति प्रदान की जाएगी। जनसभा में हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल, महिपाल ढांडा, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। आज मैं आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव आपका है। आपने ये चुनाव को लड़ना है। जिस गर्मजोशी के साथ आप सबने यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारे विचार और हमारे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हुए एक निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का बटन दबाकर आप अपने भाई को, अपने बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं दिन रात आपकी सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा और सोनीपत के विकास की जो भागीदारी है मजबूती के साथ, चाहे हरियाणा प्रदेश से हो, चाहे केंद्र सरकार से हो, जितने भी विकास के काम आपके लेके आने का प्रयास करूंगा। आपने आने वाली 25 मई को भी जब वोट डालने जाए तब हर आदमी को याद कराना है और कमल के फूल का बटन दबाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के सीएम सैनी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सीएम सैनी ने चुनाव को लेकर हुंकार भरी है और बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बडोली के समर्थन में जनता से वोट की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट।